Good afternoon to everyone. Good afternoon. Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. Good afternoon. Okay, आपके स्कूल्स भी स्टार्ट हो गए हैं ना सर? स्कूल में क्लासेस स्टार्ट हो गई होंगी अब। Yes, sir. सही है। स्कूल्स के बाद ही तो हमारी क्लास सैटरडे संडे को होती है और बीच में एक दिन होता है क्योंकि फिजिक्स का सिलेबस बहुत बड़ा है, तो अगर हम बीच में क्लास नहीं करेंगे ना तो सिलेबस खत्म नहीं होता है ना। एज कम्पेयर टू द मैथ्स एंड केमिस्ट्री 11th का फिजिक्स का सिलेबस बहुत, 12th में कम है थोड़ा सा। 12th में उतनी नहीं होती है, 11th में तो बहुत सारे। आपको लगता है कि सिर्फ मैकेनिक्स और हीट ही तो है, लेकिन मैकेनिक्स में ही बहुत सारे चैप्टर्स, ठीक है। तो जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, वी हैव स्टडीड अबाउट द मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। हाँ, तो बेसिकली उसी को हम कंटिन्यू करते हैं अभी। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही, उसके बाद हम मोशन इन प्लेन पढ़ेंगे। तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ही सिंपल सा हम यहाँ पे पढ़ते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। कि इसके बाद जो चीज हम पढ़ते हैं इसमें वी स्टडी द मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। ये चीज हम स्टार्ट करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी। इसी को हम बोलते हैं फ्री फॉल, है ना। कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होता है, इसलिए आपका फ्री फॉल होता है ना। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब आप समझना कि जब तक मेरे हाथ में ये पेन है ना, तब तक मैं इसको किसी भी एक्सेलेरेशन से ऊपर नीचे मूव कर सकता हूँ। तो ये फ्री फॉल नहीं। द मोमेंट मैंने इसको छोड़ा और अगर हम स्पेस में वैक्यूम ले लें स्पेस में, तो ये जो मोशन होगा इसमें सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट करेगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल। तो जो इसका मोशन होता है इसी को हम बोलते हैं मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल, है ना। तो फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब ये है कि ग्रेविटी के अलावा कोई दूसरा फोर्स नहीं लग रहा, इसलिए हम बोलते हैं कि यहाँ पे एयर फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। इनफैक्ट पूरे स्पेस में क्या है आपका वैक्यूम। तो इस तरह के मोशन को वी कॉल इट एज द मोशन अंडर ग्रेविटी या फ्री फॉल। तो आप ध्यान दो, कोई भी अगर फ्री फॉल होगा तो क्योंकि अभी हम मोशन अंडर प्लेन नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ऑब्लिक प्रोजेक्शन नहीं पढ़ेंगे। अभी सिंपल सा हम वर्टिकल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, है ना। प्रोजेक्शन भी कई तरह के होते हैं। एक ऑब्लिक प्रोजेक्शन तो मोशन इन प्लेन में आ जाएगा, लेकिन जब हम मोशन इन स्ट्रेट लाइन पढ़ेंगे तो हम वर्टिकल प्रोजेक्शन पढ़ेंगे। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी हम फ्री फॉल की बात करेंगे तो इस तरह का मोशन हो जाएगा कि आप यहाँ से कोई एक्सिस ऑफ रेफरेंस डिसाइड कर दो, वाई एंड एक्स एक्सिस, और ग्राउंड से आपने किसी स्टोन को प्रोजेक्ट किया किसी यू से आपको, हाँ, तो ये ऊपर जाएगा और सेम लाइन में ये रुक के वापस भी आएगा। लेकिन हम क्लैरिटी के लिए क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा साइड में बना दें, अदरवाइज तो क्या होगा कि जैसे आप प्रोजेक्ट करोगे मोमेंटली ये स्टॉप होगा और फिर से ये वापस आएगा इसी लाइन में। लेकिन क्लैरिटी के लिए जस्ट मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये इस तरह से वापस आ रहा है ना, इस तरह से वापस आएगा और जब ये ग्राउंड में पहुंचेगा तो इसकी स्पीड सेम हो जाएगी। अगर आपने यू स्पीड से इसको प्रोजेक्ट किया था तो वापस जब ग्राउंड में आएगा तो फिर से इसकी स्पीड क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी भी होगी। और जब ये हाईएस्ट पोजीशन में होगा, है ना, तो मोमेंटली ये रेस्ट पे हो, वहां पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए आपकी जी। और इसकी हाइट सपोज कोई एच है ना, कि कितनी हाइट अटेंड कर रहा है, इसलिए आपका ये एच, इसी को हम मैक्सिमम हाइट बोल सकते हैं। तो सिंपल सा इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल प्रोजेक्शन। कि वर्टिकली आपने किसी स्टोन को क्या किया, प्रोजेक्ट किया, तो जब जैसे ही आपके हाथ से छूटा इसमें सिर्फ एक ही फोर्स रहेगा, दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स। यही जो चीज होगी इसी को हम बोलेंगे बेसिकली आपका मोशन अंडर ग्रेविटी या वी कॉल इट एज अ फ्री फॉल, राइट। तो इसमें आपको ध्यान रखना कि जब भी कोई चीज मोशन अंडर ग्रेविटी होगी तो इसमें एक ही एक्सेलेरेशन रहेगा, दैट इज जी, है ना। क्योंकि जैसे ही एयर में होगा, है ना, इसमें कोई दूसरा फोर्स ही नहीं लग रहा है, तो इसमें एक ही एक्सेलेरेशन रहेगा, दैट इज द एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अगर कोई भी आपसे पूछे इसके पूरे मोशन में एक्सेलेरेशन की वैल्यू कितनी है, तो एक्सेलेरेशन की वैल्यू -g, है ना। तो भाई एक्सेलेरेशन जो होगा कितना हो जाएगा, इसलिए आपका -g, चाहे ये ऊपर जाए, चाहे रेस्ट पे हो, चाहे नीचे, क्योंकि आपको पता है कहीं भी होगा, चाहे ये असेंड कर रहा है ना, तो भी जी तो डाउनवर्ड ही लगेगी ना। चाहे ये डिसेंड कर रहा है, डिसेंड करेगा तो भी जी किस तरफ लगेगा, इसलिए आपका डाउन। चाहे ये रेस्ट पे है तो भी जी क्या लगेगा, इसलिए आपका डाउनवर्ड। तो जैसे आपने इसको हाथ से छोड़ा, इसके ऊपर एक एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और आपके एक्सिस ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, -g, है ना। तो इसलिए हम बोलते हैं इसमें ऐसा नहीं कि ऊपर जा रहा है तो जी नेगेटिव होगा, नीचे आ रहा है तो जी पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं। जी हमेशा क्या होगा, इसलिए आपका ए की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -g। हाँ, जब ये ऊपर जा रहा था तो मोशन से अपोजिट जी था, तो ये चीज रिटार्ड हो। जब नीचे आएगा तो मोशन के अराउंड जी एक्ट कर रहा है, तो ये चीज क्या होगी, एक्सलेट, है ना। लेकिन जो एक्सलेशन का साइन होगा
वो हमेशा क्या होगा बेसिकली आपका -g। और g की वैल्यू हम जानते हैं कि नियर द अर्थ सरफेस, अगर नियर द अर्थ सरफेस की बात करूं मैं तो g की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन अप्रोक्सीमेटली हम इसको कई बार कैलकुलेशंस के लिए 10 ले लेते हैं। वो तो क्वेश्चन के डाटा के अकॉर्डिंग डिसाइड करते हैं कि आपको g की वैल्यू 9.8 लेनी है या 10 लेनी है। यूजुअली आप 10 ले लेते हो ताकि कैलकुलेशन आपका क्या होगा बेसिकली आपका सिंपलीफाई। तो इस तरह का मोशन जिसपे कि पूरी जर्नी या फ्लाइट में a की वैल्यू -g लगे, उसी तरह के मोशन को हम क्या बोलते हैं, फ्री फॉल या मोशन अंडर ग्रेविटी। तो आज का लेक्चर जो है ना इसी के ऊपर बेस्ड है। और ऑब्वियस बात है कि ये भी कांस्टेंट एक्सेलेरेशन का केस हो गया, ये भी जो केस हो गया मोशन अंडर ग्रेविटी में एक्सेलेरेशन रिमेन कांस्टेंट। इस पूरे में एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या रहती है बेसिकली आपकी कांस्टेंट, इसमें भी एक्सेलेरेशन क्या रहेगा बेसिकली आपका कांस्टेंट रहेगा। तो अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट रहेगा देन वी कैन यूज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। तो जो भी आपने इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स बनाई है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसमें भी आप क्या यूज करोगे, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, हाँ, क्योंकि जो कि इसमें भी एक्सेलेरेशन की वैल्यू क्या है बेसिकली आपकी कांस्टेंट। वी कैन सिंपली यूज द इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स। और फिर से ध्यान रखना कि वैसे तो इसमें कोई स्पेशल थ्योरी की जरूरत है नहीं, ऐसा नहीं कि कोई आपको स्पेशल थ्योरी की इसमें जरूरत है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जस्ट आपको, है ना, कि जस्ट आपको सर इसमें इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स को यूज करना है और a की वैल्यू हमेशा क्या पुट करते हैं ना -g। तो ये कोई स्ट्रेट लाइन मोशन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा है उससे कोई अलग नहीं, बस फर्क ये है कि इसमें एक्सेलेरेशन की एक फिक्स वैल्यू हमेशा केस में जो यूज करना है a की वैल्यू आपको क्या यूज करना है -g। और जैसे आप इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज करते थे एज इट इज हम इसमें यूज करते हैं। लेकिन क्योंकि थोड़ी चीजें हम फैक्चुअल चीजें हम इसमें ध्यान, जैसे इसमें दो तरह के मोशन को अगर मैं डिफाइन करूं, कि पहले मैं बात करता हूं एसेंट की, कि जब ये एसेंट कर रहा था, है ना, कि आपने किसी स्टोन को क्या किया, ग्राउंड से प्रोजेक्ट कर दिया किसी यू से, है ना, तो आपको एसेंट का मतलब होगा जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसकी वैल्यू मोमेंटली कहीं पे रेस्ट पे है, ये इसके एसेंट हो गए, है ना, किसी को हम बोलेंगे जैसे आपका ये एसेंट होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे प्रोसेस में व्हाट इज द टाइम ऑफ एसेंट, है ना, इस केस में अगर ये निकालना है कि व्हाट इज द टाइम ऑफ एसेंट, भाई टाइम ऑफ एसेंट कितना हो जाएगा, निकाल लेंगे हम। टाइम ऑफ एसेंट निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे v इक्वल टू u प्लस 18, या आप यूज कर लोगे v इक्वल टू u प्लस 8। तो आपको पता है मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के इसकी वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। इनिशियल u थी और a की जगह पे -g आ जाएगा, इनटू t आ गया। तो जो टाइम ऑफ एसेंट होगा, है ना, इसकी वैल्यू u बाई g हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा वो कितना होगा, जैसे आपका u बाई g हो। इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज द मैक्सिमम सो हाइट। v को 0 क्यों ले रहे हैं? ये मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटली रेस्ट पे होगा ना, ये होता है जब ये हाईएस्ट पॉइंट होगा किसी भी चीज को ऊपर थ्रो करोगे तो मैक्सिमम हाइट पे मोमेंटली रेस्ट पे होगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी 0 ले लेंगे। ये तो लिखा है मैंने, तो यहां से आपने u से प्रोजेक्ट किया और हाईएस्ट पॉइंट पे मोमेंटली क्या आ गया, रेस्ट पे, उसके भी 0 हो गया। उसके बाद फिर से नीचे आएगा, तो हम तो सिर्फ यहाँ से v0 की बात करते हैं, इसलिए v की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी इसमें 0। इसके बाद सेकंड आ जाएगा कि व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेंड। इस केस में ये कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा वो भी निकाल सकते हैं। आप थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज कर लो, अगर मुझे मैक्सिमम हाइट निकालना है तो जस्ट मैं यूज कर लूंगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो आपको पता है v की वैल्यू फाइनल क्या हो जाएगी, 0। u आपका हो गया u स्क्वायर और a की जगह पे -g और मैक्सिमम हाइट h हो गया। तो यहाँ से मैक्सिमम हाइट अटेंड की वैल्यू आ गई, कि मैक्सिमम हाइट अटेंड की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसलिए आपकी u स्क्वायर बाई 2। तो सिंपल सा लॉजिक आ गया कि अगर हम एसेंट जर्नी की बात करें तो जो टाइम ऑफ एसेंट होगा, है ना, किसी को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, वो टाइम हो गया u बाई g। और इस पूरे जर्नी में इसने जो मैक्सिमम हाइट अटेंड की है इसकी वैल्यू हो गई u स्क्वायर बाई। तो जस्ट मैंने इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज किया है, a की वैल्यू मैंने क्या ले लिया, इसलिए आपके -g। ये तो हो गया एसेंट जर्नी। ऐसे हम बात करते हैं इसके डिसेंट जर्नी, वी कैन टॉक अबाउट बेसिकली आपका डिसेंट। ये पूरी चीज वापस आ गई, है ना, तो डिसेंट का मतलब ये हो गया वही चीज कि u यहाँ is से equal to 0, बोलो बेटा। इसमें u is equal to 0 होगा ना। हाँ, इसमें u इक्वल टू 0 ले लेंगे, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ कि डिसेंट जर्नी में u की वैल्यू हम क्या ले लेंगे, 0,
है ना। डिसेंट जर्नी का मतलब हो गया कि मैक्सिमम हाइट से जब ये वापस आए, है ना, तो इसी को हम क्या बोलते हैं जैसे कि आपका डिसेंट जर्नी, मैक्सिमम हाइट पे था ये और इससे ये वापस आए, है ना, और जब ये यहाँ पे पहुंचेगा तो कोई इसकी वेलोसिटी हो जाएगी, है ना। Excuse me, वापस वाला sir? कि इस सर केस जब में ड्यूट में नीचे पहुंचे, क्या चीज, सर एक डाउट है हाँ बोलो बेटा। सर, जब ये डिसेंट में नीचे पहुंचेगा तो लाइक न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन भी तो लगेगा सर ऑब्जेक्ट पे। लॉ ऑफ मोशन क्या क्या रहेगा, सर ऑपोजिट रिएक्शन भी तो होगा फिर सर, लाइक यू जीरो लाइक होगी नहीं ना फिर सर। नहीं यू जीरो होगी, ओके सर। यू जीरो नहीं होगा बेटा, यू सेम यू हो जाएगा, यू जीरो थोड़ी होगा। अगर आपने यू से प्रोजेक्ट किया तो यू से ही वापस आ जाएगा, जिस स्पीड से प्रोजेक्ट करोगे, अगर कोई एयर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है तो सेम लेवल पे आके इसकी स्पीड वापस से क्या हो जाएगी, यू, डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। वो जो एक्शन रिएक्शन है वो अलग चीज है, और अर्थ के ऊपर इसका रिएक्शन लगेगा, लेकिन वो तो बहुत लूज बॉडी है ना, तो उससे बहुत ज्यादा चेंज नहीं है। ये जो भी हम बात कर रहे हैं नियर टू द अर्थ सरफेस की बात कर रहे हैं, और अर्थ को बहुत मैसिव बॉडी लेके बात कर रहे हैं, उस तरह के केसेस में अप्लाई नहीं कर सकते। यहाँ पे जस्ट आपने प्रोजेक्ट किया यू से, तो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू होगी यू बाई जी और मैक्सिमम हाइट होगी। अब जब डिसेंड करेगा ये, तो डिसेंड में आपको ये जो v जीरो था यू बन जाएगा, है ना, और फाइनली ये किसी v से यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, फाइनली किससे स्ट्राइक करेगा, जैसे कि आपके किसी v से, और भी आपने बोला है कि v और u क्या होंगे, जैसे कि आपके सेम ही, जिस स्पीड से आप प्रोजेक्ट करोगे उसी स्पीड से क्या होगा, जैसे कि आपका वापस आएगा। तो अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि व्हाट इज द टाइम ऑफ, ये जैसे टाइम ऑफ एसेंट था, अगर मैं ये निकालना चाहूँ कि व्हाट इज द टाइम ऑफ डिसेंट, तो हम सेम लगा सकते हैं। टाइम ऑफ डिसेंट निकालने के लिए हम एस स्क्वायर में ये यूज करेंगे, ut प्लस हाफ at, है ना। तो आपको एस नीचे चला गया एस से, ये तो माइनस एच हो गया, तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है इसलिए माइनस एच किया मैंने। इनिशियल वेलोसिटी कितनी हो गई, जीरो, और जी माइनस जी है, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से जो टाइम की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट ऑफ 2h/g, है ना। तो जस्ट आपने निकाला कि अगर आपने u से प्रोजेक्ट किया तो टाइम ऑफ एसेंट की वैल्यू u/g, अगर वापस जब आ रहा होगा रिटर्न जर्नी में तो u जीरो ले लोगे और ये फॉर्मूला लगाओगे तो ये टाइम ऑफ द डिसेंट है, और v भी आ जाएगा। अगर हम थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज करें तो v स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 0 प्लस 2as, है ना। तो 2g इंटू क्या पुट कर देंगे यहाँ पे h यूज करेंगे, क्योंकि g भी नेगेटिव था h भी नेगेटिव था, तो दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो यहाँ से v की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी जैसे आपके √2g, है ना, जो कि u के ही इक्वल होगी। बाद में अगर हम सब्स्टिट्यूट करें तो v और u क्या होंगे, जैसे आपके सेम। तो अब जस्ट आपने निकाला कि दिस इज द टाइम ऑफ एसेंट और ये आपका टाइम ऑफ डिसेंट, है ना, और जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा तो इतनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा, राइट। और अब इसके बाद है इसमें आपको ध्यान रखो, ये टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट की वैल्यू सेम ही होती है, जैसे v और u सेम थे, स्पीड सेम थी, वैसे टाइम ऑफ एसेंट और डिसेंट की वैल्यू क्या होगी, जैसे आपके सेम होगी। अब उससे बात है आप इसमें h की वैल्यू पुट कर दो, जैसे अंडर रूट ऑफ 2h/g आया था ना, तो इसी फॉर्मूले में अगर मैं टाइम ऑफ डिसेंट की बात करूं तो t2 इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2h/g, तो 2/g को ऐसे छोड़ दो और यहां से आप h की वैल्यू पुट करो, तो h की वैल्यू u स्क्वायर बाय 2g हो जाएगी ना, u स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा, इसलिए आपकी यहाँ पे 2h/g। सर ये सेपरेट फॉर्मूलाज बनाने का पॉइंट क्या है, बस वो तीन फॉर्मूला पे यूज कर लो। हाँ बिल्कुल सही बेटा, देखो एक चीज सिस्टमैटिक होती है उसी से करना क्या ध्यान, यहाँ से जस्ट हमने सॉल्व किया तो यहाँ पे 2 कैंसिल, t2 की वैल्यू जो आ गई आपकी u/g। जस्ट हम बोलेंगे कि आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि टाइम ऑफ एसेंट कुछ अलग होगा, टाइम ऑफ डिसेंट कुछ अलग होगा, लेकिन t2 में अगर हम इस h की वैल्यू को पुट कर दें, है ना, तो ऑब्वियस बात है ये भी u/g आता है। तो जो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि जब भी कोई मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो सिंपल से इसकी एक लाइन हो जाएगी, टाइम ऑफ एसेंट राइट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होंगे, जैसे कि आपके सेम हो, है ना, कि भाई अलग अलग अप्रोच हमने जरूर यूज की है, लेकिन इसमें अगर h की वैल्यू पुट करें तो u/g है। तो जब भी कोई फ्री फॉल होगा तो जिस टाइम में बॉडी असेंड करेगी उसी टाइम में क्या होगा, जैसे कि आपके डिसेंट, हर फ्री फॉल में, चाहे वो ऑब्लिक पोजीशन क्यों ना, वर्टिकल से लेके किसी भी केस में
टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होंगे सके आपके सेम। तो सिंपल सा है, ये टाइम ऑफ असेंट है, ये मैक्सिमम हाइट है, दिस इज द टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। अगर आपको इस टर्म में लेना है तो इसी को अगर हम थोड़ा सा चेंज करें तो सेम ही आता है। और ये स्ट्राइक करने के पहले जस्ट इसकी स्पीड अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा सके आपका 2g। इसी में आपको पता है अगर टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट दोनों आपको पता है तो हम यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल सकते हैं। वैसे पूरी जर्नी की टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी है, तो आप यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट लिख दो, एक टर्म आ जाएगा, दिस इज नोन एज ए टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा ये आपका 2u/g हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब हो जाएगा कि कितने टाइम में जाके वहीं पे वापस आए, तो u/g में गया और u/g में वापस आ गया, तो टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2u/g। तो ये कुछ छोटे छोटी चीजें हैं जो कि आपको जाननी चाहिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि जो टाइम निकालने का आपने ये फॉर्मूला यूज किया है भाई, यहाँ से यहाँ तक का जो टाइम होगा अंडर रूट ऑफ 2h/g होगा, v की वैल्यू √2gh हो जाएगी। ये तभी होगा जब स्टार्टिंग में रेस्ट सच हो। अगर हम इसको u से नीचे प्रोजेक्ट करते इसी केस में होगा, जिस केस में बात करते हैं, अगर किसी चीज को हम u से नीचे प्रोजेक्ट करते हैं फिर ये फॉर्मूला वैलिड। हाँ, इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स वैलिड, तो उसको हम क्या करते हैं जैसे आपके यूज। तो सिंपल ध्यान रखना, जब u 0 होगा तो इतना टाइम इसको नीचे आने मिलेगा, कितनी स्पीड से स्ट्राइक करेगा। u 0 करने का मतलब ये है कि स्पैन को मैंने रेस्ट से छोड़, तो अगर ग्राउंड को टच करने का टाइम निकालना है तो अंडर रूट ऑफ 2h/g, ग्राउंड में टच करने के पहले जस्ट इसकी स्पीड कितनी होगी √2gh। बात एक तो टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट की हम बात करते हैं, तो लिखना उसे, ये थोड़ी सी चीजें हम इसमें जानते हैं। सर T1 वाली दोनों केस में वैलिड है? इसमें सर T1 वाली जैसे T2 वाली तो सर u0 होना चाहिए, T1 में भी ऐसा कुछ? T1 में भी यही है भाई। T1 में मींस जो हम u के टर्म्स में ला रहे हैं ना उसे, तो बेसिकली वही है, टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट तो सेम ही होता है ना। तो ये चीज अगर वैलिड होगा तभी तो हम T2 को भी u/g लिख पाएंगे। अगर ये वैलिड होगा ना तभी तो हम T2 को u/g लिख पाएंगे। तो इस केस में तो ये वैलिड होगा ही। इस केस में वैलिड नहीं होगा अगर हम ऊपर से किसी चीज को u से प्रोजेक्ट करें, मान लो u 0 से नहीं बल्कि नीचे हम फ्लो कर लें, उस केस में फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं, फिर ये u/g हम बोल सकते हैं, है ना। u/g जो टाइम ऑफ डिसेंट होगा वो भी नहीं बोल सकते। तो ये जो सारे फॉर्मूले वैलिड है, ये जस्ट जो सिंपल केस में होता है कि किसी चीज को मैंने प्रोजेक्ट किया, फ्री फॉल मोमेंटली रेस्ट पे आया, फिर ये वापस आ, है ना। तो इस केस में क्या होगा जैसे कि आपके सारे फॉर्मूले वैलिड है। तो इसी केस के बाकी सारे केस में जो इससे कुछ डिफरेंट होंगे, आप इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स यूज करें। a की वैल्यू हम क्या यूज कर लेंगे, जैसे आपका माइनस या, तो कई बार ये थोड़े से हैंडी फॉर्मूले होते हैं इसलिए बताया जाए। सर इन तो ये डिफरेंट जो T1 u/g वाला फॉर्मूला है दोनों में यूज हो सकता है? वहां पे यूज होता है, बिल्कुल बिल्कुल। असेंड में भी u/g होगा, डिसेंड में भी u/g होगा, है ना। ये असेंड में भी u/g होगा, मुझे एक डिसेंड और में भी डाउट u/g। अभी मेरे को ये जो जो डाउट है पहले बेटा देख लेने दो मुझे, मैं खुद ही बता दूंगा आपको। सर आई हैव मिस्ड यस्टरडे क्लास, नहीं नहीं कोई नहीं, अलग समझ आ जाएगा आपको, है ना। नथिंग, जस्ट मैं यही बताया, मैंने अभी स्टार्ट ही कर रहा हूँ। व्हाट इज एसेंट, एसेंट जो ऊपर जाता है उसको बोलते हैं। बहुत ज्यादा यूज नहीं, लेकिन फिर भी अगर ये फॉर्मूला आप याद करोगे तो सही रहे। इन डिसेंट एच विल बी नेगेटिव, ऑफ कोर्स एच नेगेटिव होगा। जब डिसेंट होगा तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगा। लेकिन जी भी नेगेटिव होगा तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। सही बोल रहा हूं आयशा, आपका कहना सही है कि जब ये नीचे जा रहा था तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट में माइनस एच है, डिसेंट में डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, तो जी भी नेगेटिव था, ये दोनों कैंसिल। इसमें भी लिया था मैंने, लेकिन जी भी नेगेटिव था, एच भी नेगेटिव, तो माइनस माइनस क्या हो गया था, प्लस, इससे मैंने कैंसिल। जो भी लेंगे पॉजिटिव नेगेटिव उसी के, तो इस तरह से हम इसको सॉल्व करें, है ना। तो ये जस्ट कुछ फॉर्मूले हैं जो कि फ्री फॉर्म में हम क्या करते हैं, जैसे आफ्टर यूज टाइम ऑफ असेंट, मैक्सिमम हाइट, टाइम ऑफ डिसेंट, किस स्पीड से स्ट्राइक उसके अंदर। इसके बाद हम आते हैं, थोड़ा सा ध्यान देना इसमें कि जैसे ये तो मैंने बोला मैक्सिमम हाइट, यहाँ पे एक हम वर्ड यूज करते हैं
that is time required to attain a height h. What is the time taken to attain a height h? A height h which is less than maximum height. Which is less than maximum height. Maximum height है ना. ये सारा तो जो हमने निकाला टाइम वो मैक्सिमम हाइट तक का निकाला. अगर आपको ये बताना है टाइम टेकन अ हाइट h which is less than maximum height है ना. मतलब ये हो गया कि यहां से आपने इन वर्टिकल प्रोजेक्शन है ना. ये आपका ग्राउंड था. इस ग्राउंड से किसी स्टोन को आपने प्रोजेक्ट किया किसी यूज से है ना. तो आपको पता है अभी आपने बोला कि इसको प्रोजेक्ट करते जाएंगे तो जब ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा तो इसकी v क्या हो जाएगी 0. और ये मैक्सिमम हाइट अभी आपने निकाल लिया है ना. ये जो मैक्सिमम हाइट होगी अभी आपने निकाला था इसकी वैल्यू u स्क्वायर बाय 2 है ना. और इसको जो टाइम लगेगा वो u बाय g होगा पूरे मैक्सिमम हाइट तक. लेकिन आपको ये मैक्सिमम हाइट नहीं बताना है बल्कि बीच में कहीं पे इस h हाइट तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा. ये हाइट सारे मतलब ये फॉर्मूला सारे हाइट्स के लिए एप्लीकेबल है ना. क्या बोल रहे हो बेटा फिर से बोलो. सर ये वाला जो फॉर्मूला हाइट का वो सबके लिए एप्लीकेबल है ना. हाँ हाँ सबके लिए एप्लीकेबल है. हाँ मैक्सिमम हाइट के लिए जस्ट मैंने यूज किया है. लेकिन अब मैं मैक्सिमम हाइट की बात नहीं कर रहा हूँ. मैं बात कर रहा हूँ किसी हाइट तक पहुंचने में इसको टाइम कितना लगेगा. कि आपने यूज से प्रोजेक्ट किया मैक्सिमम हाइट पे तो मल्टी रेस्ट पे आता है. लेकिन किसी h हाइट पे पहुंचेगा तो हो सकता है इसकी कुछ वेलोसिटी भी हो है ना. वो रुकेगा नहीं वहां पे और भी ऊपर जा सकता है. तो यहाँ तक पहुंचने में इसको कितना टाइम लगेगा इसकी हम बात. तो कोई नहीं ये जो टाइम वगैरह आपने यूज किया था ये तो मैक्सिमम हाइट तक पूरे असेंड का टाइम होगा पूरे डिसेंड का टाइम होगा. ये बीच में ही पहुंचने का हम टाइम निकाल रहे हैं. तो कोई नहीं आप इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज कर लो. अगर मुझे ये निकालना है कि इस पे h हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा तो जस्ट मैं यहाँ पे ये यूज कर लूँ भाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ h स्क्वायर है ना. तो आपको डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू इस केस में h हो जाएगी. व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी u टाइम t लग गया माइनस हाफ gt स्क्वायर है ना. a की वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे यहाँ पे माइनस g. u तो पॉजिटिव था लेकिन g तो हमेशा किस तरफ लगेगा जैसे कि आपका डाउनवर्ड माइनस हाफ gt स्क्वायर आ गया. अब थोड़ा ध्यान दो टाइम की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइम की यहाँ पे क्या आ गया जैसे कि आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. टाइम की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी ये आपको हो जाएगा gt स्क्वायर माइनस 2u है ना प्लस 2h इक्वल टू 0. ये आपको इधर निकालना था कि h हाइट तक पहुंचने में जो कि मैक्सिमम हाइट से कम है इसको कितना टाइम लगेगा. तो आपने जस्ट ये फॉर्मूला यूज किया और यहाँ से टाइम की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई. इसको आप सॉल्व कर लो. तो यहाँ से टाइम की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 2u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4u स्क्वायर माइनस 2as. तो माइनस यहाँ पे आ जाएगा जैसे आपका 4gh है ना बाई 2g. ये आपका ये जस्ट मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4s है ना बाई 2 आ गया. अब थोड़ा सा ध्यान दो इससे 2 तो कैंसिल हो जाएगा हर जगह से. तो टाइम की वैल्यू आपकी आ जाएगी u प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस g बाई यहाँ पे g है. तो ये आपका टाइम आ गया. इस टाइम में ये h हाइट पे होगा है ना. इस टाइम पे क्या होगा जैसे कि आपका ये h हाइट पे होगा. जस्ट आपने इक्वेशन यूज किया g की वैल्यू माइनस क्वाड्रेटिक सॉल्व किया t की वैल्यू किया. अब आप थोड़ा ध्यान दो एक प्लस साइन आ रहा है दूसरा माइनस साइन. तो मतलब दो टाइम पे ये h हाइट पे होगा. जब भी किसी चीज को हम ऊपर प्रोजेक्ट करेंगे तो दो टाइम में क्या होगा बेसिकली आपका ये h हाइट पे होगा. एक टाइम हो जाएगा t1 में हम माइनस ले लेते हैं तो u माइनस हो गया u स्क्वायर माइनस g बाई g. और एक टाइम आपका हो जाएगा t2 ये आपका हो जाएगा u प्लस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर माइनस बाई g है ना. तो बेसिकली एक बार आपने बीच में साइन माइनस लिया और दूसरा आपने साइन प्लस मतलब सेम h हाइट पे दो टाइम पे होगा.
क्यों दो टाइम पे होगा आप जानते हो, ये टाइम तब होगा जब ये असेंड कर रहा हो, ऊपर जा रहा हो, और ये टाइम तब होगा जब ये वापस डिसेंड कर, है ना कि भाई ये टाइम तब होगा जब ये असेंड कर रहा होगा, और ये टाइम तब होगा जब ये क्या कर रहा होगा, जब ये आपका डिसेंड कर रहा होगा। मतलब ये हो गया कि जैसे आप इसको प्रोजेक्ट करोगे, मान लो आपने ए से ये बी पे पहुंचा, है ना, तो ए से बी तक पहुंचने का जो टाइम होगा, है ना, ए से बी तक पहुंचने का टाइम जो होगा वो आपने T1 निकाला, लेकिन आपको पता है इस तरह से जाएगा, मोमेंटली रुक के वापस भी तो आएगा, तो सेम एच हाइट पे फिर से आ जाएगा नहीं, सेम हाइट पे ये फिर से होगा जब ये डिसेंड कर दिया, मतलब ए से बी पे पहुंचा, बी से सी से बेसिकली आपका डी था, हाँ, ए से बी पे पहुंचा तो ए से बी का टाइम तो ये हो गया, ए बी सी डी, मतलब ए से पूरी डी तक का जो टाइम होगा वो आपका T2, हाँ, तो ध्यान रखना हमेशा दो किसी पर्टिकुलर हाइट पे ये दो बार होता है, एक बार असेंड का टाइम और दूसरा वापस आके वही तो, और सबसेक्वेंटली इन दोनों का जो सम आता है ना, कि अगर इन दोनों का सम मैं निकालूं कि भाई एक टाइम आपका T1 हो गया, एक टाइम T2 हो गया, अगर मैं इन दोनों का सम निकाल दूं T1 प्लस T2, है ना, तो ऑब्वियसली बात है वो एक टर्म तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 2u बचेगा और ये हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, इसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ पूरी जर्नी का टाइम। ये सिंपल सा किसी भी एच हाइट पे दो टाइम पे होगा, एक बार असेंड का टाइम, एक बार डिसेंड का टाइम, हाँ, और इन दोनों का जो सम होगा वो हमेशा टाइम ऑफ फ्लाइट, वो तो होगा ही, क्योंकि आप हमेशा ध्यान रखना कि टाइम ऑफ असेंड और टाइम ऑफ डिसेंड दोनों सेम होते हैं किसी भी पार्ट ऑफ जर्नी के लिए, पूरी जर्नी के लिए कोई जर्नी नहीं है, किसी पार्ट के लिए भी सेम, जैसे मैंने बोला ए बी सी डी, यहाँ को मैं बोलता हूँ ई है, तो जितना टाइम इसको ए से बी में लगेगा उतने ही टाइम इसको डी से ई में, क्योंकि टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो हमें बोल सकते हैं जितना टाइम इसको ए से बी तक जाने में लगेगा उतने ही टाइम इसको किसमें लगेगा, डी से ई यहाँ तक आने, तो समझ लीजिए कि ये टाइम ही तो आपने T2 लिया है, भाई ए से डी तक का पहुंचने का टाइम क्या है, वैसे आपका T2 है, और सर डी से ई तक जाने का T2 नहीं होना चाहिए था? नहीं बेटा, ये वाला टाइम, ये पूरा जर्नी का टाइम है तो T2 है साइड तक पहुंचने का, डी से ई वाला टाइम तो T1 ही होगा, तो जितना टाइम इसको ए से बी में लगेगा उतने टाइम किसमें लगता है, इसलिए आपका डी से ई, जितना टाइम असेंड का होता है किसी पोजीशन तक उतने टाइम किसमें लगता है, इसलिए आपका डिसेंड, ये दोनों टाइम सेम होंगे, तो सिंपल चीज है कि ए से ये पूरी जर्नी का जो टाइम आपने निकाला है वो T2 है, तो आप T2 ले लोगे, और अभी आपने बोला है कि ए से बी का टाइम और डी से ई का टाइम सेम, तो ये जो जर्नी का टाइम होगा वो T1 होगा। सर इस सब में हमने बेसिकली तीन फॉर्मूला को सब में डिवाइड कर दिया है, बिल्कुल बिल्कुल वही किया तो लेकिन हम सर सीधा तीन फॉर्मूला क्यों नहीं यूज कर सकते, इतने सारे याद करने पड़ेंगे। अगर आपको ये चीज नहीं भी याद है, मैं तो वही बोला, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं में भी भी जल्दी से आता जल्दी तो करना है या तो यूज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी जब हम फ्री फॉल पढ़ते हैं तो ये सब फैक्चुअल चीजें आपको पता होंगी तो थोड़ी आसानी होती है, फैक्चुअल चीजें अगर Yes. पता होंगी तो आसानी होगी, है ना, बट जब भी आपको कोई यहाँ पे बताया जा रहा है ना, मैं कोई फालतू बकवास तो कर नहीं रहा हूँ, जो भी चीज आपको बताई जाती है उसका कोई ना कोई पर्पज होता है ना, उस पर्पज को आप समझो, है ना, भले ही वो बहुत ज्यादा किसी चीज में उसका अल्टरनेट आपके पास हो, लेकिन फिर भी उसका पर्पज होता है, जस्ट कंसंट्रेट ऑन द पर्पज, तो इस तरह से इसका हम एनालिसिस करते हैं, अदरवाइज तो क्या है कि फिजिक्स में खत्म कर देता हूँ, by Newton's law of motion, Newton's law of gravitation, conservation of energy, conservation of momentum, हो गया खत्म कर दिया। ये चार चीजें तो हर जगह पे यूज होंगी, पर अब इतना ज्यादा कुछ चीज क्यों पढ़ते, वैसे ये भी चीजें हैं कि हर चीजों का डिटेल में एनालिसिस आपको आता है, इंटरनल एनालिसिस से उस सब्जेक्ट की जो नॉलेज है वो इम्प्रूव, वो पर्पज है, तो हर चीज में ऐसा नहीं बोलो कि हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या पर्पज, मैंने तो बोल दिया सर T1 is equal to T2 होगा ना फिर? इसमें सर इसमें T1 is equal to T2 होगा? T1 इक्वल टू T2 नहीं होगा ना, T1 T2 इसमें अलग है, इसमें सेम हाइट तक पहुंचने में यहाँ से यहाँ तक पहुंचने का टाइम हम बोल रहे हैं T1, और ये डिसेंड का टाइम नहीं है T2, T2 टाइम ऑफ डिसेंड नहीं है,
इस जगह से इस जगह तक पहुंचने का एच हाइट का टाइम t1 है, और ये जाके वापस सेम लेवल हाइट पे जब आएगा ये, तो उसका टाइम t2। कोई तो आपने निकाला है कि भाई किसी भी एच हाइट पे पहुंचने का टाइम ये होता है, एक प्लस ले सकते हैं एक माइनस ले सकते हैं। सेम एच हाइट तक पहुंचने में जब ये डायरेक्ट पहुंच जाएगा टाइम कम लगेगा, ये t1 हो जाएगा, और जब मैक्सिमम हाइट पे जाके वापस सेम हाइट पे आएगा तो यहाँ प्लस ले लेंगे, वो टाइम t2 होगा। ये दोनों सेम थोड़ी होंगे t1 t2। हाँ, इन दोनों को अगर हम ऐड कर देंगे, जैसे आप इन दोनों को ऐड करोगे तो ये चीज है ना कि भाई ये टर्म कैंसिल हो गया और ये किसके इक्वल हो जाएगा t1 बाई g, और इसी को हम क्या बोलते हैं टाइम। वही मैंने बोला है कि सेम हाइट तक पहुंचने में सेम हाइट पे कोई बॉडी दो टाइम पे होती है, एक t1 एक t2, और उन दोनों का सम में से क्या होता है, इसलिए आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। हाँ, अब टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट सेम होते हैं। उसका मतलब ये हो गया कि अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द टाइम टेकन फ्रॉम रीचिंग ए टू सी एंड वापस सी टू ई, तो ए से सी जितना टाइम लगेगा उतना ही सी टू ई लगेगा। व्हाट इज द टाइम टेकन टू रीच द ए टू बी, है ना, ए टू बी में जो भी टाइम लगेगा, तो मैं लिखा है टी ए बी, वही टाइम डी टू ई पे लगेगा। तो जितना किसी पर्टिकुलर दो लेवल तक पहुंचने में जाने में टाइम लगता है, उतना ही वापस आने में इन स्टेट ऑफ फ्री, है ना। तो फ्री फॉल में किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट का टाइम क्या होता है, जैसे आपका सेम, उसी को बोल रहे हैं टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट क्या होंगे। सर t2 की वैल्यू TAB + 2TCD है। ई किसकी बोल रहे हैं आप इसमें, किसकी वैल्यू? t2 की वैल्यू CD का डबल होगा टाइम। नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है, ऐसा कोई डबल वगैरह होगा नहीं बोल सकते, दोनों का सम टाइम ऑफ फ्लाइट। ऐसा कोई इंडिविजुअली इसमें कोरिलेशन है ना, ये t1 टाइम है t2 टाइम, इसमें इंडिविजुअली कोरिलेशन। हाँ, लेकिन दोनों को सम करेंगे तो ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ये क्या हो जाएगा, इसलिए आपका टोटल टाइम ऑफ। ऐसे जबरदस्ती रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं करेंगे। ये होता है फ्री फॉल की कुछ बेसिक कंसेप्ट। लेकिन जैसे किसी ने बोला है कि मेन कंसेप्ट वही है कि इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स में ए की वैल्यू आप क्या ले लोगे, माइनस, उससे सारी चीजें आप ए की वैल्यू आप क्या ले लोगे, इसलिए आपकी माइनस। तो ये अगर आपको नहीं भी पता है तो आपका काम चल जाएगा, फिर भी जानना चाहिए, कई क्वेश्चंस में इन सब कंसेप्ट का यूज होता है। ये आपका देखिए, हाँ, ये सारे फॉर्मूले आपको याद करना है। ये बेटा कल खुशी, अगर आपने कल की क्लास अटेंड की थी ना, तो आपको पता होना चाहिए था कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव का एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन से कोई मतलब नहीं होता है। सर आपने कल का रिकॉर्डिंग भी भेजा था। रिकॉर्डिंग कोई हमेशा भेजेंगे, कोई जरूरत थोड़ी है। रिकॉर्डिंग आपको क्यों चाहिए? तो Why थोड़े you need लोग recording? ग्रुप पे मांग रहे थे। नहीं, ग्रुप में मांगने दो, रिकॉर्डिंग क्यों भेजेंगे हम? रिकॉर्डिंग तो एक किसी इमरजेंसी के लिए होती है ना। यस कभी किसी की कोई क्लास नहीं अटेंड कर पाया, वो मुझे मैसेज सेंड करेगा तो भेजूंगा उसको, है ना। हर चीज की रिकॉर्डिंग थोड़ी होती है, सब मेन चीज क्लास में सीखना होता है। भाई कल मैंने बताया था कि ऊपर एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन का पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है ना। एयर में होगा तो जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा, तो आपके चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए जी नेगेटिव ही हो, है ना, कि जी की वैल्यू क्या होगी, इसलिए आपकी नेगेटिव, है ना। तो सर हाँ बोलो बेटा। सर ये हमेशा जरूरी नहीं है कि सर टाइम ऑफ एसेंट जो होता है वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल हो। हमेशा जरूरी है, टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट इक्वल है, मैंने बताया तो है। टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट हमेशा इक्वल होता है। जितना टाइम ए से बी में लगेगा उतना ही डी सी में लगेगा, लेकिन जितना बी से सी में लगेगा उतना ही सी से डी में लगेगा। सेम लेवल पे, जितना ए से बी में लगेगा उतना ही डी से ई में लगेगा, जितना बी से सी में लगेगा उतना ही सी से डी में लगेगा। हाँ, लेकिन इसको आप एसेंट डिसेंट मत बोलना। ये टाइम जो ए से बी तक का था वो t1 है, और जो t2 टाइम था ये वाला टाइम थोड़ी है, ये तो ये वाला टाइम है जितने में जाके वो वापस था। तो ये दोनों इक्वल नहीं होते, ये वाला जो टाइम है और ये टाइम इक्वल नहीं होता, ये दोनों तो अलग अलग है। ये t1 है, ये t2 है। हाँ, दोनों का सम टाइम। बट सर आपने T2 को टाइम ऑफ डिसेंट बताया। मतलब एक चीज मैं बताया था मैंने, इसमें क्या बताया मैंने
वो तो जो पिछला जो कंसेप्ट पढ़ रहा था उसमें मैंने T2 लिया, इसमें तो T2 लिया मैंने। इसमें तो T2 है टाइम टेकन टू रीच हाइट एच। ये टाइम सर वो साइड में, सर साइड में लिखा है आपने वो। साइड में असेंट एंड डिसेंट लिखा है। कहाँ लिखा टाइम ऑफ डिसेंट? सर जहाँ पे सर, T1 इक्वल टू ऐसा, अच्छा ये चीज नहीं, इसको ऐसे मत, इसको असेंट डिसेंट हटा दो, इससे कंफ्यूजन होती है। अच्छा इसी से कंफ्यूजन होती है कि भाई ये टाइम असेंट का नहीं है, ए से बी तक पहुंचने का टाइम, और सेम हाइट पे ये जाके फिर वापस भी आ जाए, तो ये जो टाइम है वो T2। तो ए से बी का टाइम हो गया T1, ए से डी का टाइम क्या हो गया कि आपका T2। तो ये असेंट डिसेंट नहीं, असेंट डिसेंट का मतलब होता है ए से बी, डी से ई, ये असेंट डिसेंट होता है सेम लेवल। ये तो अलग टाइम, यहाँ से असेंट डिसेंट आप बताओ, उससे नेसेसरी कंफ्यूजन। वो मेरा लिखने का पर्पस ये था कि सेम हाइट पे एक बार ये असेंट के टाइम पे होगा और एक जब वापस डिसेंट के टाइम। तो जब असेंट कर रहा होगा तो उस टाइम का टाइम हाइट वाला h T1 होगा, और जब डिसेंड कर रहा होगा तो टाइम क्या होगा बेसिकली आपका T2, और दोनों का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा बेसिकली आपका टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इस तरह से हम इसको सॉल्व। ओके, तो नाउ आई गिव सर ये TAB equals to TDE upon R क्यों लिखा है? R क्या है ये? R नहीं, अरे यार कहीं पहले कर हटा दो इसको, R नहीं। TAB is equal to TDE हो जाएगा, टाइम ऑफ असेंट इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट। लेकिन T1 T2 टाइम ऑफ असेंट एंड डिसेंट नहीं है, वो टाइम है h हाइट पे पहुंचने के दो डिफरेंट टाइम्स, वो हम राइट। तो लेकिन सिंपल चीज है कि ये सारी चीजें हम जानेंगे और उसके बाद जानना होता है एज ए थ्योरेटिकली फ्री फॉल की सारी प्रॉपर्टीज, सारी किसकी प्रॉपर्टीज हैं? फ्री फॉल। लेकिन मेन कंसेप्ट ये है कि इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स में आपको a इक्वल टू माइनस g, बस चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे आए उससे फर्क नहीं पड़ता, a की वैल्यू आप क्या पुट करोगे? माइनस, इसको यूज कर लो। आई विल गिव फ्री न्यूमेरिकल्स उससे आगे। कल की क्लास से इसका कोई रिलेशन नहीं है ना, आज डिफरेंट टॉपिक है, तो कल किसी ने नहीं भी अटेंड किया तो अटेंड, उसको समझ में आए। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम लेवल के लिए वैलिड होता है, डिफरेंट लेवल के लिए नहीं। अभी तो हम सेम लेवल की बात कर रहे हैं, डिफरेंट लेवल की तो हम बात ही नहीं कर रहे। जो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला TU/G है वो सेम लेवल के लिए वैलिड, सेम लेवल पे आने का टाइम है, डिफरेंट लेवल का नहीं। जैसे अगर मैं सिंपल सा क्वेश्चन आपको दूं यहाँ पे 1 by 1, है ना, हाँ ये ठीक है, जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन, या इसके पहले आप ये कर लेंगे बस, है ना? हाँ जस्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना, तो इससे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी जो हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल 1, हाँ सारे तीनों आंसर एक साथ भेजो मुझे आप, डोंट सेंड इंडिविजुअल आंसर, ऑल 3 आंसर सेंड मी टुगेदर, ये तो बहुत ज्यादा फिर मुझे चेक करना पड़ेगा, तो सेंड ऑल आंसर टुगेदर।
ओके, जिसने कल अटेंड नहीं कर पाए थे मुझे पर्सनल मैसेज कर देना आप व्हाट्सएप, मैं आपको रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूंगा। तीनों आंसर एक साथ भेजो मुझे, कैन आई चेक। All three answer together. भाई किसी के अभी तक तीनों आंसर सही नहीं आए हैं। पहले दो आंसर तो सही आ रहे हैं, तीनों आंसर अभी किसी के सही नहीं। जिसके तीनों आंसर सही आएंगे मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा। जिसके तीनों आंसर सही आएंगे आई विल रिस्पॉन्स। दो आंसर तो सबके सही आए, लेकिन तीनों आंसर किसी के सही नहीं है। हाउ क्विक का मतलब टाइम टेकन, टाइम टेकन टू रीच द 1.58 मीटर हाइट। द मीनिंग ऑफ हाउ क्विक का मतलब वही है इसमें। वे इसको 1.8 मीटर तक कितना टाइम है ना? हाँ आप सही है, उत्कर्ष सही है आपका आंसर। आदित्य आपका आंसर सही है, लेकिन दो एक और आंसर भी आएगा। सेम हाइट पे वो दो बार होता है ना, तो सी पार्ट का दो आंसर आएंगे, है ना। सी पार्ट का जो दो आंसर आएंगे। सर क्विक में तो पहला ही आंसर देंगे ना, T1 जल्दी वाला। यस सर, पहला ही तो सेंडिंग टाइम ही तो देंगे। एक बोलो, अगर उसकी लैंग्वेज पे जाया जाए तो 0.2 ही सही है ना, अदरवाइज तो सेम टाइम पे वो दोबारा फिर से आए। सही बोलो, लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग 0.2 सेकंड, 0.2 सेकंड। चलो मैं जस्ट एक्सप्लेन करता हूँ इसे। सबके सही आंसर है, इसमें कुछ ऐसा है नहीं, जस्ट ये तो एलिमेंट्री क्वेश्चन है। बहुत से लोगों के सही आंसर है। सही बात है ना, सही आंसर बोले भैया आपने, ठीक है।
इसमें कुछ नहीं है, जैसे इसने बोला था 10 है, तो पहला तो इसने बोला है कि इसको मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगेगा, तो आप जानते हो टाइम इज इक्वल टू u by g होता है, तो 10/10 1 सेकंड आ गया। टाइम ऑफ असेंट तो पूछा गया था। सेकंड पार्ट में इसने बोला था कि मैक्सिमम हाइट कितनी होगी, तो अभी आपने पढ़ा h is equal to u square by 2g हो जाएगा मैक्सिमम हाइट, तो u square by 2g means 10 into 10 by 2 into 10 means मैक्सिमम हाइट 5 मीटर हो जाएगी। हाँ, तो मैक्सिमम हाइट ये 5 मीटर तक जा सकता है, और 5 मीटर पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, और ये 5 मीटर है। अब इसने बोला है कि भाई किस टाइम पे, हाउ क्विक, मतलब पहली बार ये 1.8 मीटर हाइट पे कब हो, तो भी निकाल सकता है। तो इसके लिए मैं कोई फॉर्मूला याद नहीं करूंगा, इतनी काफी है, मैं जस्ट ये फॉर्मूला यूज करूंगा, s is equal to ut plus half at, तो डिस्प्लेसमेंट 1.8 हो गया, u आपका 10 है, टाइम की तो मुझे निकालना है, कितना टाइम लगेगा इसको यहाँ तक पहुंचने में, इसके लिए ऊपर ज्यादा होगा। a की वैल्यू आपको क्या है, g तो हमेशा डाउनवर्ड लगेगा ना, तो अगर एक्सेस के अलोंग चीजों को आप पॉजिटिव ले रहे हो, u अगर आपने पॉजिटिव लिया है तो g अपोजिट है तो नेगेटिव हो गया, माइनस हाफ g की वैल्यू 10 ले लेंगे, dt स्क्वायर जस्ट एक लिख लें, डिस्प्लेसमेंट 1.8 हो गया पॉजिटिव, u 10 पॉजिटिव, g अपोजिट एक्ट करता है तो -10, तो यहाँ से टाइम की क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। तो टाइम की यहाँ पे दो वैल्यूज आ, एक आपका आ जाएगा 0.2 सेकंड और एक आपका आ जाएगा 1. हाँ, एक 0.2 सेकंड आ जाएगा और दूसरा क्या जाएगा सर आपका 1.8 सेकंड। तो वही मैं बोल रहा था आपसे, वही चीज आप समझ नहीं रखते कि 0.2 एंड 1.8 का मतलब समझना, ये असेंड डिसेंड नहीं है ना, इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से आपने इसको प्रोजेक्ट किया, तो सबसे पहले तो ये इस 1.8 मीटर हाइट पे 0.2 सेकंड पे ही पहुंचे, लेकिन चूंकि ये मैक्सिमम हाइट नहीं है ना, तो और ऊपर जाएगा और फिर ये वापस है ना, तो सेम हाइट पे फिर से दोबारा आ जाएगा ना। तो ये तो 0.2 सेकंड है, इस पूरी जर्नी का जो टाइम है वो 1.8, हाँ, इस सेम हाइट पे दोबारा कितने टाइम के बाद आएगा, 1.2, पूरा जो टाइम हो गया 1.8 सेकंड। अब इसमें ये चीज है कि अगर मैं इसको बोलता हूँ ए बी सी डी ई, तो ए से बी तक का जो जाने का टाइम था वो आपने 0.2 निकाल लिया, पूरा ए बी सी डी जो ट्रेवल करने का टाइम था ये 1.8 सेकंड। अगर आपसे कोई पूछे कि डी से ई तक का टाइम कितना होगा, सेम ही तो होता है 1 सेकंड, डी से ई तक कितना हो जाएगा 0.2 सेकंड। सर मैं एक थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज कर रहा था, उससे लाइक लॉजिक तो ठीक है, आंसर गलत आ रहा है, पता नहीं क्यों। क्योंकि अगर हम कहते हैं कि 5 मीटर 1 सेकंड में करता है तो 1 मीटर 1/5 सेकंड हो जाएगा, और फिर 1.8 वो कांस्टेंट वेलोसिटी में होता है, ओके कांस्टेंट वेलोसिटी में ऐसा होता है, इसमें एक्सेलरेटेड मोशन, ओह ओके यस कांस्टेंट वेलोसिटी में यूनिटरी होती है, इसमें नहीं होता। तो ए बी तक पहुंचने में जो टाइम लगेगा 0.2 लगेगा, पूरी एबीसीडी का टाइम 1.8 है, डी से ई का निकालने का टाइम अगर निकालना है मुझे, तो जितना एसेंट है उतना डिसेंट 0.2 है ना, तो 0.2 ही होगा। अब आपसे अगर टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा जाए, ए बी का टाइम 0.2, एबीसीडी का टाइम 1.8 और डी का टाइम 0, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड हो जाएगा। और वो हम यहाँ से भी जानते हैं कि अगर मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में 1 सेकंड लग रहा है तो वापस क्या आने में 1 सेकंड लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी हो जाएगी 2 सेकंड। जस्ट इस चीज को हमने एनालाइज किया, इस चीज को आप समझना कि मैं क्या बोल रहा हूं, है ना। तो 1 सेकंड आपका जो फाइनल आंसर है, तो सर आपने मैंने ये बोला कि अगर एबीसीडी का जो टाइम है वो 1.8 है, तो उसमें डी का टाइम मैं ऐड कर देता हूँ 0.2, तो जो दोनों का सम होगा वो टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड होता है। और टाइम ऑफ फ्लाइट वैसे भी हम 2 सेकंड जानते हैं भाई, अगर ये टाइम ऑफ एसेंट है 1 सेकंड, 1 सेकंड इसको जाने में लगेगा तो 1 सेकंड ही आने में लगेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट 2 सेकंड ही तो चाहे आप पूरी जर्नी के लिए ले लो या पार्ट के लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 सेकंड, इसलिए सही बता। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ये सारी चीजें सेम लेवल के लिए वैलिड है, डिफरेंट लेवल के लिए नहीं, है ना। ये सारी चीजें जिस लेवल से प्रोजेक्ट किया उसी लेवल पे वापस आ, तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला 2u/g एज एग्जांपल 2 इसको कर लो। इसमें टाइम पूछा है ग्राउंड तक आने के लिए, इसमें टाइम क्या पूछा हुआ है, ग्राउंड तक। सर हाँ बोलो। सर हमने पिछले क्वेश्चन में सर जी को पॉजिटिव क्यों लिया था, मेरा नेट चला गया था। पॉजिटिव नहीं नेगेटिव लिया था, नेगेटिव लिया था, पॉजिटिव कहाँ लिया? सर इसमें जी 10 है या 9.8? हाँ सर जी 10 है या 9.8? जब तक नहीं बोला गया तो 10 ही लेना आपने, राइट। जी की वैल्यू या तो डिसाइड होगी कि डाटा के अकॉर्डिंग, या अगर नहीं बोला गया तो आपको 10 ही लेना। सर बॉल का ग्राउंड लेवल तक का कैलकुलेट करना है या फिर बिल्डिंग तक का ही? नहीं ग्राउंड लेवल, हाउ मच टाइम इट विल टेक टू रीच ग्राउंड। बेटा जी को कभी आप पॉजिटिव लेने ही नहीं है, जी तो नेगेटिव ही होगी, उस पॉजिटिव का तो उसको समझ नहीं। सर नेगेटिव क्यों? बेटा एक्सेस आपने वो ऊपर की तरफ लिया है तो जी डाउनवर्ड एक्ट करेगी, तो एक्सेस के अपोजिट है तो नेगेटिव होगी। कोई भी चीज आपके एक्सेस ऑफ प्रेफरेंस के अपोजिट होती है उसको हम नेगेटिव, कल की क्लास में डिस्कस किया था। सर जब बॉल अगर सुन लो टॉप पॉइंट पे पहुंच गई उससे नीचे आ रही है तो तब तो जी पॉजिटिव लेंगे ना सर कैलकुलेशंस के लिए, क्योंकि तब इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉल जा रही है। बेटा ये तो मैंने कभी बताया ही नहीं आपको, कुछ भी ऐसा नहीं लेना है, हमेशा जी नेगेटिव लेना। भाई आप मेरी बात नहीं समझ रहे, कल हमने पूरी चीज इसी के तो डिस्कस की थी। सर मैंने कल की एक्सप्रेशन क्लास नहीं ली थी। तभी तो आपको नहीं बताया, फिर वो रिकॉर्डिंग देख लेना। हाँ मैंने कोई भी आपको चीज, मैसेज भी किया था। हाँ मैसेज कर देना मुझे, मैं भेजता हूँ। एक बार थोड़ा सा देख लो, थोड़ा सा सब लोग, है ना। भाई कुछ नहीं है, आप इस तरह से जब भी किसी मोशन को एनालाइज करोगे ना तो इस तरह से एक्सेस डिफाइन करना, ये एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस। तो जो चीज इस एक्सेस के अलाउंग होगी वो पॉजिटिव होगी, जो अपोजिट होगी वो नेगेटिव होगी। तो जैसे कोई बॉल है, इसकी वेलोसिटी ऊपर है, जी नीचे लगा, तो हम बोलेंगे वेलोसिटी तो वाई के एक्सेस के अलाउंग है तो मतलब ये पॉजिटिव होगी, और जी इसके अपोजिट है तो जी नेगेटिव। जब ये वापस भी आ रहा होगा, मान लो सर 5 सेकंड आंसर। भी आ गई, अभी बेटा मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। सर जब बॉल नीचे आ रही होगी तब तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव लेना होगा ना? कल आपने क्लास नहीं किया, मतलब एक्सिस के हिसाब से लेंगे, कल सर ने बताया था ना जो एक्सिस लोगे उसके हिसाब से। नहीं किया है और अपन ने इसकी बात कर रहे हो। यहाँ पे देखो तो कम से कम, जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं बता रहा हूँ तो देख नहीं रहा हूँ। ये आ गया वाई एक्सिस के अलाउंग है तो बी पॉजिटिव, जी डाउनवर्ड होगा तो नेगेटिव होगा। इवन इफ ये नीचे भी आ रहा होगा तो वी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सिस क्या अपोजिट है, तो जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही एक्ट करता है ना, तो जी हमेशा नेगेटिव होता है इक्वेशन में, जी तो हमेशा डाउनवर्ड ही है ना। तो एक्सिस के अपोजिट जो भी चीज आप लोगे वो हमेशा अप माइनस हो। हाँ बी और जी अपोजिट है तो बॉडी रिटार्ड हो, और जी और बी सेम डायरेक्शन में है तो बॉडी क्या होगी, एक्सलरेटिंग। तो इसका जी के साइन से कोई मतलब नहीं, एक्सटेंशन रिटार्डेशन। जी हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करेगा कहीं भी बॉडी, तो हमेशा नेगेटिव। नाउ आई चेक आंसर, उसके आंसर को मैं चेक करता हूँ। बेटा आपने जी की वैल्यू 10 लेना है, जी की वैल्यू 10 लेके सॉल्व करना है। सर 10 लेके ही सॉल्व किया है। सर तो पहले ऊपर जाएगा, वो हाइट पे पहुंचेगा, फिर वहां से गिरेगा। पता नहीं यार, मुझे नहीं पता, मैं तो सीधे निकाल लेता हूँ, ऊपर नीचे मुझे कुछ पता ही नहीं आता क्या है। अरे बाप रे, इतने सारे आंसर आ गए यार, मैं तो चेक ही नहीं कर पाऊंगा। हाँ सही आंसर है, अरे बाप रे, सही है, सही है, मोस्टली आंसर सही आ रहे हैं। मैं थोड़ी देर बताने लग गया था ना, तक आपने काम कर दिया।
जी पॉजिटिव कभी नहीं लेना है, हमेशा नेगेटिव लेना। आदित्य सही आपका आंसर, आईसी सही है, यथार्थ सही है, राज सही है, लक्ष्य सही है, सुपर्णा सही है, अनुवा सही है, अनामिका सही है, विभांशु सही है, उत्कर्ष सही है, सोहन सही है, कार्तिकेय सही आंसर है आपका, यथार्थ सही है, गर्व सही आंसर है आपका, आर्यन सही है, ध्रुव सही है, रिया सही है ना, यश सही है ना? तो ये सारे आंसर सही है ना, जिनके मैंने बताए हैं। जिनके नहीं बताए मतलब उनके भी आंसर सही नहीं है। खुशी सही है, ठीक है। देखो कुछ नहीं करना, देखो सर आंसर है जस्ट मैं एक्सप्लेन करता हूँ, इसमें इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं इस क्वेश्चन में। सुहाना सही है आपका आंसर। बच्चे क्या सोचते हैं ना कि देखो स्टूडेंट जब सॉल्व करते हैं तो वो एक्चुअली वो एसेंट डिसेंट बहुत पढ़ते हैं ना, तो चक्कर में पड़ते हैं कि मैं पहले ऊपर का टाइम निकालूं फिर वापस टाइम निकालूं। वैसे भी आंसर आ जाएगा, फिर उसकी जरूरत नहीं। जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप एक लाइन की चीज बनाओ। ये हाइट कितनी थी आपकी? 25 मीटर। कितनी स्पीड से आपने प्रेडिक्ट किया? 20 मीटर। तो इसने पूछा हुआ है कि इस पूरी जर्नी में इसको टाइम कितना लगेगा, है ना। तो फिजिक्स में कभी भी हम ना क्वेश्चन को बहुत सारे पार्ट में स्प्लिट नहीं करते, ऐसा नहीं करते हैं कि पहले ये टाइम निकाला फिर वापस का टाइम निकाला, या पहले यहाँ से यहाँ का टाइम निकाल लिया फिर इसको निकाला, सीधे, है ना। आपका एक्स का प्रेफरेंस ये है, वाई एक्स। जो चीज के अलाउंग होगी वो पॉजिटिव, जो उसके अपोजिट होगी वो नेगेटिव। तो आप लिखोगे सिंपल ये फॉर्मूला, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, है ना। तो आप देखो कि यहाँ से जाके जब ये वहां पे वापस आया है तो डिस्प्लेसमेंट तो इसका 25 की हुआ, डिस्टेंस इसने ज्यादा ट्रेवल की, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 25 हुआ, और डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ नहीं हुआ है, नीचे की तरफ। तो आप लिखोगे -25, है ना, क्योंकि ऊपर की तरफ होगा तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता, लेकिन अल्टीमेटली स्टार्टिंग से नीचे आ गए तो डिस्प्लेसमेंट -25। व्हाट इज यू? एक्सेस के अलाउंग है तो 20 हो गया। टाइम निकालना है मुझे, प्लस हाफ ए। अब मैंने बताया है कि ऊपर जाए नीचे आए मैक्सिमम हाइट पे आए, कहीं भी जी तो इसमें डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा। अगर जी डाउनवर्ड एक्ट करेगा तो हमेशा नेगेटिव, -10 इंटू टी स्क्वायर। अब टाइम निकालो इससे, तो इससे जब आप सॉल्व करके टाइम निकालोगे तो टाइम की वैल्यू 5 सेकंड लगेगी। 5 सेकंड में ग्राउंड पहुंच जाए, बस एक इक्वेशन में निकाल देना, स्प्लिट नहीं करना है इसको बहुत ज्यादा। 5 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो एस -25 लिए क्योंकि वो ग्राउंड पे पहुंच जाएगी। हाँ मैं स्टार्टिंग से नीचे गया। जैसे आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालोगे इसमें? आप लिखोगे डिस्प्लेसमेंट अलोंग द वाई एक्सिस, तो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो फाइनली तो वह ग्राउंड पे पहुंच गया, तो फाइनली इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होगा। इनिशियली किस पे था ये? 25। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो -25 में, स्टार्टिंग से नीचे आ गया तो -25। यू एक्सेस के अलोंग था तो पॉजिटिव, कहीं भी रहे जी तो नेगेटिव भी होता है। तो उसको सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू अपने आप 5 सेकंड, तो उसमें सारी चीजें आ जाएगी। 5 सेकंड इसका आंसर है। तो बहुत पार्ट में हम स्प्लिट नहीं करते, बस सीधे लगा देते हैं। तो टाइम की वैल्यू 5 सेकंड है। सही बोल रहे हो उजैफ, आपका भी आंसर सही है फाइनली। आयशा सही, अब आपका आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं, एक एक धीरे धीरे पढ़ेंगे हम, है ना। वो मेरे पढ़ाने का तरीका है, या ये है ना, वो आपके धीरे धीरे ग्रेडिंग होती है उसमें, है ना। एग्जाम्पल 3, आज आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, लेकिन हमेशा रिकॉर्डिंग के सारे मत रहना,
कई बार टेक्निकल फॉल्स वगैरह होते हैं तो रिकॉर्डिंग नहीं भी हो पाती है ना। तो अगर आप सोचोगे नहीं हम तो रिकॉर्डिंग से ही पढ़ लेंगे तो गलत कभी कभी ही मिल पाएगी। सर सर हाँ बोलो बेटा। सर वो बॉल को बलून से ऐसे ही फेंक दिया फिर कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी? नहीं नहीं छोड़ दिया उसे हाथ से अपने, अच्छा ठीक हाथ ठीक से है। छोड़ दिया, हाथ से। आंसर आप ही कहें कई लोग। हाँ आदित्य आपका आंसर सही है। आई सी योर आंसर इज करेक्ट। पीयूष योर आंसर इज करेक्ट। यथार्थ योर आंसर इज करेक्ट। एक नाम नहीं है डॉटेड डॉटेड, वो भी सही है। भाई नाम तो लिख लो अपना, मिस्टर डॉटेड डॉटेड। हाँ सही, बबांसु सही है, कार्तिकेय सही है, सही आंसर है। यश सही है। हाँ ध्रुव सही है आपका आंसर, है ना। ध्रुव यार आंसर इज करेक्ट। खुशी सही है आपका आंसर। आर्यन सही आंसर। अनुवा सही है। यश सही था आपका आंसर। दिवांशु सही है। ध्रुव सही है। यश चौधरी सही है। ठीक है ना, मोस्टली सही आंसर है आपने। ठीक है ना। तो सिंपल से यहाँ पे एक कंसेप्ट इसमें यूज होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को ये चीज पता होती है, बहुत सारे को नहीं पता होती है। यहाँ पे जस्ट एक कंसेप्ट है कि when an object is released from a moving body, हाँ, कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट को हम किसी मूविंग बॉडी से रिलीज करते हैं, then initial velocity of object is same as that of moving body, due to inertia of motion, है ना। किसकी वजह से ऐसा होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। An object is released from a moving body, then initial velocity of object is same as that of moving body due to inertia of motion। मतलब सिंपल सा है कि अगर कोई इस तरह से प्लेन है ना, और ये प्लेन अगर किसी v स्पीड से इस तरफ जा रहा है, तो इससे अगर आप कोई पैकेट रिलीज करोगे, है ना, तो जैसे आप पैकेट रिलीज करोगे, इस पैकेट की इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो इस प्लेन की। सिंपल सही है कि जब भी प्लेन से कोई पैकेट हम रिलीज करेंगे तो इस इनर्शिया ऑफ मोशन की वजह से इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो इस पैकेट। हाँ, एक्सलेशन चेंज रहता है कि जैसे ही आपने पैकेट रिलीज किया, अब ये फ्री फॉल स्टेट में, इसके ऊपर जी लगना है, तो जो पैकेट का पाथ होगा वो इस तरह से होगा। हाँ, तो सिंपल सा जानना कि जैसे प्लेन अगर वी से मूव कर रहा है, आप पैकेट रिलीज करोगे तो इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो प्लेन, लेकिन चूंकि इसमें जी भी लगने लगेगा तो नीचे भी आएगा और आगे भी जाएगा।
तो ये कुछ इस तरह से कर्व पाथ क्या करेगा, बॉल। वो यहाँ पे भी है कि यहाँ से हमने एक बॉल रिलीज किया, 40 मीटर हाइट पे था, जबकि बलून 10 से ऊपर जा, जैसे आप इस बॉल को रिलीज करोगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो बलून, हाँ, ये कंसेप्ट है कि बलून की जो वेलोसिटी होगी वो इसको क्या हो जाएगी, ट्रांसफर हो जाएगी ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन की। रिटर्न आ गया, लेकिन जैसे बाहर आया इससे, अब इसमें जी लगने लगा, तो इसका मोशन कुछ ऐसा हो जाएगा। तो कितने टाइम में ग्राउंड पहुंचेगा, सेम वही क्वेश्चन जो पहले किया था हमने, हम ये क्वेश्चन यूज कर लेंगे, s इक्वल टू ut प्लस हाफ एट, डिस्प्लेसमेंट -40, इनिशियल वेलोसिटी 10, टाइम निकालना है माइनस हाफ 10, यहाँ से टाइम की इक्वेशन आ जाएगी, टाइम की वैल्यू 4 सेकंड, है ना। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट ध्यान रखना, बहुत सारे एक बार और क्वेश्चंस में समझा ये दोगे? कुछ नहीं, इसमें मैंने बोला कि भाई जैसे इस बलून से इसको हम छोड़ेंगे, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी वही होगी जो बलून की अगर 10 है तो उसकी भी 10, लेकिन जैसे बाहर आएगा, आपको फ्री फॉल स्टेट में आ गया, उस पर जी लगने लगेगा। आपको निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक का इसका टाइम कितना होगा, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही हुआ ना, इनिशियल से फाइनल तक, डिस्प्लेसमेंट -40 हो गया, यू ऊपर की तरफ 10 हो गया, टाइम की जी तो 10 होता है, ये माइनस, कहीं भी जाए जी तो डाउनवर्ड ही है, तो उसको सॉल्व करेंगे तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी। सर ये हाइट पॉजिटिव कब होती होगी? अगर ये ऊपर चला जाता तो, अगर नीचे से कोई चीज ऊपर जाती है तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव हो जाएगा। ओके सर। है ना, नहीं नहीं आशा सही आंसर है, कई बार मैं वो सबका नाम नहीं ले पाता, इतने लोगों के आंसर आते हैं ना, है ना, तो नॉट, कई बार वो बीच में मैशअप हो जाता है। सर तो फिर आंसर 4 सेकंड है। 4 सेकंड के करीब का आंसर, 4 सेकंड में एक राउंड पे आ जाएगा। एक इक्वेशन का तो खेल होता है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन का लैंग्वेज बहुत बड़ा बड़ा होगा, है ना, लेकिन आप करोगे बड़े से बड़े मैकेनिक्स क्वेश्चंस भी 3 स्टेप से ज्यादा के नहीं होते, चौथे स्टेप तक तो आंसर आएगा। जैसे जैसे हायर ऑर्डर पढ़ते जाओगे ना, आप देखोगे क्वेश्चन लगेगा कि क्या पूछ रहा है, सोल्यूशन जब मैं लिखूंगा तो 3 लाइन लिखूंगा, और वही 3 लाइन लिखने की आपको स्किल आनी, तो आप सीख जाओगे, मतलब एकदम से नहीं सीखोगे, धीरे धीरे वो 3 लाइन लिखना आप सीख। जैसे इसमें आप ये परेशान होते हैं ना कि यहाँ से यहाँ जाऊंगा तो क्या टाइम होगा, फिर वापस आऊंगा तो क्या टाइम होगा। यस सर, पहले वाले क्वेश्चन में यही किया था मैंने। सीधे यहाँ से यहाँ, तो एक इक्वेशन में पुट किया आपका आंसर। फिजिक्स में तो ऐसे करते नहीं है, स्टेप में तो डिवाइड करते नहीं, एक बार से, एक दो लाइन में सारे क्वेश्चन के सोचना, बड़े से बड़ा क्वेश्चन है ना। अभी तो हम छोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं, बड़े क्वेश्चंस में भी 2 लाइन के स्टेप्स, वो लाइन सही आनी चाहिए कि वही देखो पॉजिटिव नेगेटिव का सारा खेल है, सारा खेल पॉजिटिव नेगेटिव का। अब इक्वेशन तो हम 9th में ही पढ़ते थे, कब क्या चीज नेगेटिव लेनी है, कब क्या चीज पॉजिटिव, और वो डिसाइड करता है आपका एक्सेस, उसके अलाउंग जो भी चीज होगी पॉजिटिव होगी, उसके अपोजिट जो भी चीज होगी वो क्या होगी, उसी को फॉलो करना है। आपको एक्सेलेरेशन रिटार्डेशन के चक्कर में नहीं पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, एक ये क्वेश्चन कर लो आप बस। अभी फ्री फॉल का क्वेश्चन नहीं है, है ना, तो इसमें कोई आपका एयर रेसिस्टेंस भी लग रहा है, लेकिन फिर भी आप करेंगे। सर तो फिर पार्टिकल पे ग्रेविटी नहीं इफेक्ट होगी? ग्रेविटी भी लग रहा है, ग्रेविटी तो अभी है, जी लग रहा है, जी के अलावा एक और रिटार्डेशन लग रहा है। सर तो हम उसे 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ले सकते हैं? 12 भी ले सकते हैं, डिपेंड करता है, हमेशा रेसिस्टेंस को मोशन के अपोजिट रखते हैं।
Here resistance हमेशा मोशन के डायरेक्शन के अपोजिट है। तो सर अगर असेंडिंग में 12 और डिसेंडिंग में 8। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। आप सही बोल रहे हो। हाँ सही है, सही है ना? ठीक बोल रहे हो, काफी हद तक सही आंसर है। Riya, your answer is correct. Suparna, your answer is correct. Arushi, your answer is correct. नहीं, अभी और क्वेश्चंस होंगे। नहीं, आंसर जिसका सही आया था मैंने बता दिया, बाकी अभी किसी का सही नहीं आया। जिनका जिनका सही आया था, विशाल आपका आंसर सही है, आयुष आपका आंसर सही है, अनामिका योर आंसर इज करेक्ट, अर्णव योर आंसर इज करेक्ट, है ना? बाकी किसी का आंसर सही नहीं है। पीयूष झा योर आंसर इज करेक्ट। Anamika, your answer is correct. Dhruv, your answer is correct. Nikhil, your answer is correct. चलो
हाँ, सॉल्व दिस क्वेश्चन। बताओ, मैं पिछला क्वेश्चन बताऊंगा, पहले इसको भी सॉल्व कर लो। है ना, ये एक्चुअली जरूर बताना मुझे इस क्वेश्चन को जरूरी है, क्योंकि ये थोड़ा सा सब कंसेप्ट को रिवाइज कर देगा क्वेश्चन में, तभी मैं वो क्वेश्चन ही बता दूंगा आपको, क्योंकि इसमें टाइम काफी लग जाएगा। इस क्वेश्चन को ट्राई कर लो, तो अपने आप पिछला क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। लास्ट क्वेश्चन का आंसर बी सही था आपका, बी में कल से करेक्ट आंसर है। नहीं, पहले इसको कर लो, फिर उसको भी एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन का अभी तक किसी का सही आंसर नहीं है। हाँ, आदित्य गुप्ता सही है आपका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर आपका सही है। अभी तक किसी का नहीं आया, एक आंसर सही आया, मैंने बता दिया। सो पढ़ना आंसर सही है आपका, यश चौधरी, और आंसर इज करेक्ट। आर्यन, आपका आंसर सही है। रिया, आंसर सही है आपका। यश कुमार झा सही आंसर है, अनुवा सही आंसर है। इसका भी ऑप्शन सेम है, तो पिछले का ऑप्शन, दोनों के ऑप्शन सेम है। आईसी सही आंसर है, चहक सही आंसर है, अनामिका सही है, आप मोस्टली सही आ रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन का भी बी करेक्ट था, आदित्य जोशी सही आंसर है आपका, और इसका भी बी ऑप्शन सही है ना, इसका भी ऑप्शन जो है वो बी सही है। आयुष, आपका आंसर सही है ना, बिल्कुल सही आंसर। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, कि सिंपल सा मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ थोड़ा सा। पिछले क्वेश्चन का भी बी ऑप्शन सही था, √2/3। इस क्वेश्चन में अगर हम सॉल्व करें इसे, तो जैसे मैंने बोला है कि ये कोई टावर है, इसको एकदम ध्यान से देखना है ना। यहाँ से आपने एक स्टोन थ्रो किया, फर्स्ट स्टोन, इसको आपने ऊपर थ्रो किया इसी यू से, तो इसको ग्राउंड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है ना, दैट टाइम इज टी। एक आपने सेम स्टोन यहाँ से थ्रो किया यू डाउनवर्ड से, तो रेस्ट से नहीं छोड़ा हमने, और तो इसको जो टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, इसलिए आपको टी लग रहा है। और एक स्टोन जो सी थर्ड स्टोन था, इसको आपने यू इक्वल टू 0 छोड़ दिया, तो इसको टाइम टी लगा। तो इन तीनों टाइम में आपको रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। ये तो था, एक को ऊपर थ्रो किया ग्राउंड तक पहुंचने में t1 टाइम, एक को नीचे यू से थ्रो किया t2 टाइम, और एक को रेस्ट से छोड़, रेस्ट या हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन सेम होता है। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्ट करते हैं, रेस्ट होता है, दोनों केस क्या होता है जैसे कि आपके सेम होते हैं। तो मुझे तीनों टाइम का रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। मैं क्या करूंगा, इसमें थर्ड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स, सेकंड इक्वेशन ऑफ काइनेटिक्स लगाऊंगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और टाइम का रिलेशन मैं जस्ट ये लिख लूंगा कि भाई s इक्वल टू ut प्लस हाफ at,
तो सबसे पहले मैं इसको फर्स्ट स्टोन के लिए अप्लाई करता हूँ। तो फर्स्ट का डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच हो गया। अगर हम इस टावल की हाइट एच ले लें तो डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच हो गया। फर्स्ट स्टोन का यू पॉजिटिव, ये आपका हो गया यू टाइम टी1 लग गया। जी तो नेगेटिव ही होता है हमेशा, माइनस जी इंटू टी1, ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन आ गया। ऐसे मैं सेकंड के लिए अप्लाई करता हूँ। तो सेकंड का भी डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच ही है। हाँ, अब उसका यू नेगेटिव हो जाए क्योंकि आपने नीचे थ्रो किया ना, एक्सिस के अपोजिट है, माइनस यू इंटू टी। जी तो हमेशा नेगेटिव होता है, माइनस जी इंटू टी2 स्क्वायर। ऐसे मैं थर्ड के लिए यूज करता हूँ। थर्ड का भी डिस्प्लेसमेंट तो माइनस एच ही है ना? थर्ड का भी जो डिस्प्लेसमेंट है वो माइनस एच ही है, लेकिन उसकी इनिशियल वेलोसिटी जी है। आपको रेस्ट से छोड़ना, रेस्ट से छोड़ने में हमेशा चीजें आसान हो जाती है क्योंकि ये काम जी हो जाता है, माइनस हाफ जी इंटू टी स्क्वायर है ना? तो ये तीन क्वेश्चन आ गए, फर्स्ट स्टोन के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड। अब इन तीनों में से एच और यू को एलिमिनेट करना। तो इसको एलिमिनेट करने का सिंपल तरीका है, थोड़ा सा कैलकुलेशन होती है। इस पूरे को आप T2 से मल्टीप्लाई करो और इसको आप T1 से मल्टीप्लाई करो और दोनों को फिर ऐड कर दो। इसको आप T2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको T1 से मल्टीप्लाई कर दो, दोनों का सम कर दो, है ना? तो जैसे मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा ये आपका आ जाएगा इस केस में, है ना? यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे हम इसे, तो जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसको T2 से, तो ये आपका h इंटू T2 हो गया, है ना? और ये आपका h इंटू T1 हो गया, ये आपका T2 हो गया, यहाँ पे आपका T1 हो गया, यहाँ पे आपका T2 हो गया और यहाँ पे क्या गया इसके आपका T1। इसका पर्पस सिंपल सा था कि जब इन दोनों को मैं ऐड करूंगा तो ये वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, यू एलिमिनेट हो गया और यहाँ से माइनस एच कॉमन ले लो, ये T1 प्लस T2। इसको भी ऐड करना है आपने, तो माइनस हाफ जी इंटू T1 T2 आप कॉमन ले, है ना? इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस हाफ जी इंटू T1 T2 कॉमन ले लेते हैं। तो T1 2 कॉमन लेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, T1 प्लस T2। तो ये T1 प्लस T2 और ये T1 प्लस T2 कैंसिल। तो एक h का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा, h इक्वल टू हो जाएगा हाफ जी इंटू T1 और एक h का रिलेशन यहाँ से आपको हाफ जी टी स्क्वायर। तो दोनों h तो सेम ही है ना, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो हाफ g इंटू T1 T2 होगा ये हाफ जी टी स्क्वायर के इक्वल। यहाँ से हाफ जी कैंसिल, टी स्क्वायर की वैल्यू ये वन है ना? तो आपका सेकंड ऑप्शन सही है ना? तो ऑप्शन 2 क्या होगा, सही होगा। तो सारे क्वेश्चन में मैं यही तो कर रहा हूँ, ये वाले इक्वेशन में पैरामीटर्स को सब में अप्लाई कर दिया, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए और थोड़े से मैथ करें तो अल्टीमेटली ये रिलेशन है ना? कि अल्टीमेटली इसमें क्या आ गया बेसिकली आपका ये रिलेशन। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं, तो दिस वे वी कैन सॉल्व, है ना? तो ऑलमोस्ट जो है सही आंसर, ठीक है। सर जो इससे पहले वाला था वो भी एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ एक्सप्लेन, है ना? अभी करता हूँ बस, वैसे टाइम हो गया है, कोई नहीं, मैं मेरे से आप पूछ लेना, बता दूंगा, है ना? जस्ट एक होमवर्क कुछ। हाँ बताओ सर, ये सेकंड वाले में u माइनस कैसे हुआ? u माइनस आपने कल की क्लास 10 की थी। यस सर। होना चाहिए यार भाई, ये चीज पॉजिटिव है, इसी एक्सिस को हम पॉजिटिव ले रहे हैं ना, तो इसके अलाउंग जो चीज होगी वो पॉजिटिव होगी, इसके अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा। ओके सर। है ना? इसके अपोजिट है तो नेगेटिव हो जाएगा, जी हमेशा डाउनवर्ड ही होता है, कौन सा नेगेटिव। सर टी स्क्वायर T1 इंटू T2 कैसे हुआ? यहाँ से हम ये चीज आ गई और यहाँ से हाफ जी टी स्क्वायर एच टी इक्वल दोनों को इक्वेट कर दिया, ठीक है? इससे हम लेके ये चीज आ गए और एक ये इक्वेशन आपकी थी ना हाफ जी टी स्क्वायर, दोनों में तो सेम ही है ना, तो दोनों को इक्वेट कर दो, है ना? हाँ बोलो सर, क्वेश्चन एक बार स्क्रीन शेयर पे डाल दीजिए, नोट नहीं किया था। कौन सा क्वेश्चन? यही वाला सर। अच्छा अभी डाल दीजिए, है ना? मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, मैं स्क्रीन शेयर पे ही लूंगा, है ना? चलो मैं अभी डालता हूँ आपको, ठीक है?
तो ये क्वेश्चन भी आप थोड़ा सा घर पे जाकर रिवाइज करना। तो आज थोड़ा सा हमने फ्री फॉल के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा फ्री फॉल की चीजें अभी और भी बची हुई हैं, उसको खत्म करने के बाद वी स्टार्ट द पहले वेरिएबल एक्सटेंशन करनी। अभी तक जो हम एक्सटेंशन ले रहे थे सारे क्या थे बेसिकली आपके कांस्टेंट। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन हैविंग द वेरिएबल एक्सटेंशन, है ना। कांस्टेंट एक्सटेंशन के बाद वेरिएबल क्या, राइट। दैट इज ऑल फॉर टुडे, है ना। मैं वो क्वेश्चन शेयर करता हूं। बाय बाय, हैव अ नाइस डे सर। बाय सर। वो क्वेश्चन शेयर